साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब से करीब 600 वर्ष पहले कबीरदास जी ने कहा था, उनका एक दोहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब उनका सीधा सा ये मतलब था कि जो आपके कामों की आलोचना करते हैं उनसे आपको नजदीकी रखनी चाहिए, क्योंकि वो उन कमियों को बताते हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपके काम के दौरान कोई कमी रह जाती है, आपको पता नहीं लग पाती है, तो जो आलोचना करने वाले हैं वो आपको वो बातें बताते हैं। लेकिन आज का माहौल अलग बदल गया है। सत्ता में बैठे लोग आलोचना करने वालों को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। कबीरदास जी ने तो कहा था कि वो उन्हें आंगन में कुटी छवाए के अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उनसे आपको आपके कामों की कमियों का पता लगता है, जिससे कि आप अपने काम को सुधार सकते हैं। लेकिन आजकल सत्ता में बैठे लोग उन आलोचना करने वालों को अपना दुश्मन मानते हैं कि ये हमें हमारी कमी बता क्यों रहे हैं, जो देश समाज के लिए बड़ा ही घातक है। क्योंकि पुराने जमाने में और राजाओं के बारे में भी कहानियां प्रचलित हैं कि फला राजा जो बड़ा महान हुआ, वो भेष बदल के जनता में घूमता था और देखता था कि सब ठीक चल रहा है या कहीं कोई कमी है। इसीलिए तो घूमता था राजा, कमियों को ढूंढने के लिए ही तो घूमता था। और ये जो आलोचना करने वाले हैं ये भी वही काम करते हैं। तो वो तो सत्ता के या राजा के काम को ही करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में बैठे लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। वैसे सत्ता का घमंड अपने आप में बड़ी बात होती है, और जिसके पास सत्ता आती है वो अहंकार लेके ही साथ में आती है, और सत्ताधारी को पता भी नहीं लगता है कि उसको अहंकार है, और अहंकार के नशे में वो असलियत को नहीं देख पा रहा है। इसी के लिए पुराने राजे महाराजे जो है अपने साथ विद्वानों की मंडली रखते थे, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग विभागों के एक्सपर्ट माने जाते थे। महान सम्राट अकबर के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न रखे गए थे, जो अलग अलग समाज या काम, कोई राजनीति, कोई रणनीति, कोई वित्त के कामों को देखता था और उनके बारे में बताता था राजा को। तो इस तरीके से शासन व्यवस्था काफी हद तक ठीक तरीके से चल पाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी की बात का भंडाफोड़ करते हैं। चाहिए तो ये था चुनाव आयोग और सरकार को कि अगर किसी भी व्यक्ति ने काम के बारे में, जो उनका मुख्य काम है, उस काम के बारे में उन कमियों को निकाल के बताया है तो उस पर काम किया जाए और उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन यहां उल्टा माहौल है कि राहुल गांधी वोट चोरी के बारे में खुल के सारी बातें बताते हैं, जिसको चुनाव आयोग एक पॉजिटिव वे में नहीं लेके, सकारात्मक रूप में नहीं लेकर उसको नकारात्मक लेता है, और वो ये सोचता है कि इन्होंने ये चीजें की क्यों, और उन पर जांच करने के बजाय, जांच करके उनको ठीक करने के बजाय राहुल गांधी को ही चुनाव आयोग कह देता है कि आप इसे एफिडेविट पर लिख के दें। कैसी बात है, कैसी सोच है। उसी तरीके से ये चीजें तो अगर सारी चली आ रही हैं, ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी काफी कमजोर हो रही हैं। यहां तक कि जिस संस्था के ऊपर पूरे देश को न्याय देने की जिम्मेवारी है वो भी कहीं कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। उसमें जो शुरुआत जो जहां से दिखाई देती है वो है पहलवान बेटियों का अपने खिलाफ किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत जो पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ थी, उस पर पहलवान बेटियों ने थाने में भी कंप्लेंट दी, खेल मंत्री से मिले, यहां तक के प्रधानमंत्री को भी अप्रोच की उन्होंने, लेकिन उसके बारे में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
सुनवाई के बाद में एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए। हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, यह तो थाने का थाना प्रबंधक भी कर सकता था। तो उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की शक्ति इतनी दिखाई दी जो थानाध्यक्ष की होती है, वरना सुप्रीम कोर्ट में बैठे माननीय जजों को देखना तो यह चाहिए था कि जब पहलवान बेटियों ने शिकायत की है दुर्व्यवहार की, तो उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार है और किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन न्यायालय से आदेश आया कि एफआईआर दर्ज कर दी जाए। वो अपने आप में एक मामले को ढुलमुल तरीके से टरकाने वाली बात थी। उसी तरीके से जैसे चुनाव आयोग कर रहा है, मान लिया चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर करा रहा है, वो उसका अपना अधिकार है। उसको अच्छे काम करने के लिए अगर उसको लगता है कि वोटर लिस्ट में कहीं गड़बड़ी है, गलत नाम आ गए हैं या सही नाम छूट गए हैं, तो उनको ठीक तरीके से एसआईआर करे, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। लेकिन वोटर लिस्ट को ठीक करने की कार्रवाई के पीछे उसकी मंशा कुछ और है कि उसको यह करना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट नहीं देते हैं उन वोटरों के नाम ही काट दिए जाएं और उसके लिए ऐसा तरीका बनाया जाए कि उन लोगों के पास जो भी सबूत वहां रिहायश के होंगे उनको ना कह के कहीं अलग की बात की जाए। जैसे कि आधार कार्ड के आधार पर ही रेजिडेंशियल प्रूफ या कहेंगे और अन्य कागज जो बनते हैं उनको तो चुनाव आयोग मानने को तैयार है। उनको लिए तो कहा है कि इन्हें दिखाने पर वोटर लिस्ट में नाम लिखे जाएंगे, जबकि आधार कार्ड को वो नहीं मानेगा। बड़ी अजीब बात है। आधार कार्ड के आधार पर ही वो कागज बन रहे हैं, उन कागजों को मानना है और आधार कार्ड जो मूल कागज है उसको नहीं मानना है। इसके अलावा वोटर आई कार्ड जो चुनाव आयोग ने ही जारी किया है उसको नहीं मानेगा। राशन कार्ड जिसके ऊपर देश की पूरी व्यवस्था चल रही है, कौन आदमी राशन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, किसके पास राशन कार्ड है नहीं है, कम से कम राशन कार्ड इस बात का तो सबूत है कि वो आदमी वहां रह रहा है, लेकिन उसको भी नहीं मानेगा। तो उसके पीछे एक शंका होती है कि चुनाव आयोग चाहता क्या है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सुप्रीम कोर्ट फिर उसको लटका देता है और सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने वाली संस्था थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश में न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाली संस्था है और उनकी सबसे सुप्रीम संस्था है। वो भी उस मामले को ऐसा लटका के पहले सुझाव देता है कि आधार कार्ड को तो मान ही लिया जाए, आधार कार्ड को तो मानना चाहिए, लेकिन वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड का वो भी नाम नहीं लेता है। तो फिलहाल का जो देश में जो माहौल बना हुआ है, ऐसा लगने लगा है, या कहेंगे जनता को संवैधानिक संस्था जो बनी हुई है उन पर विश्वास कम होता जा रहा है। अब इसी सीरीज में जो पुराने राजे महाराजे वेश बदल कर अपनी शासन व्यवस्था को देखते थे कि ठीक ठाक चल रही है कि नहीं या कहीं कोई कमी है, उन चीजों के लिए भेष बदल कर जनता में घूमते थे, तो ये पता करने के लिए घूमते थे। तो ये सूचनाएं जो हमारे शासन व्यवस्था की कमी की जो सूचनाएं हैं वो अन्य सोर्सों से भी मिल रही हैं। जैसे कि 2022 में श्रीलंका में जन विद्रोह हुआ। अब जन विद्रोह का सीधा सा कारण था कि वहां आर्थिक तौर पर देश कंगाल हो गया, राजनीतिक वंशवाद पूरा फैल गया और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो ऐसे में जन विद्रोह खड़ा होना ही स्वाभाविक है, जरूरी है, और वही एक तरीका इस समय सभी देशों में माना जाता है। जिस जन विद्रोह की वजह से वहां सत्ता बदल गई, वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और अंत में सत्ता बदल गई और मामला सुचारू रूप से चलने लगा। उसी तरीके से 2024 में बांग्लादेश में हुआ, जहां बांग्लादेश में खबरें पहले भी सुनते थे कि वहां की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है वो पहले ईवीएम से चुनाव कराती थी और उन पर तरह तरह के आरोप लगते थे।
तो जो शासन व्यवस्था में कमी, जैसे राजनीतिक परिवारवाद, आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार आदि जो चीजें आ रही थी, उनके खिलाफ जन विद्रोह हुआ, जिस पर देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो तब से लेकर अभी तक भारत में ही है। उसके बाद में अब नेपाल में वही हुआ, जेन जी या कहेंगे जनरेशन जेड, जो 15 से 25 या 18 से 28 साल के जो युवा हैं, उन्होंने उन्हीं बातों पर विद्रोह किया। हालांकि तुरंत जो माना गया वो ये है कि सरकार ने जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की 26 ऐप को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। लेकिन उससे पहले जन आंदोलन चल रहे थे और जिसमें सत्ताधारियों के ऊपर आरोप लग रहे थे, आर्थिक विषमता, परिवारवाद, नेपोटिज्म आदि आदि लग रहे थे। जिस जन विद्रोह के दौरान प्रधानमंत्री का निजी आवास, संसद, सुप्रीम कोर्ट फूंक दिए गए, वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और अन्य कई मंत्रियों के साथ में लिंचिंग की गई और प्रधानमंत्री को हवाई हेलीकॉप्टर से या एयरलिफ्ट करके उनको वहां से निकाला गया और भी कई मंत्रियों को एयरलिफ्ट करके वहां से निकाला गया। और उसकी शुरुआत तब हुई जब सरकार ने जैसे सोशल ऐप बंद कर दी थी, जिस पर लोग संसद की तरफ चले, जन विद्रोह खड़ा हुआ, तो उस पर सरकार ने उसको दबाने के लिए लाठीचार्ज, पानी की बौछार और गोलियां चलाई। उस गोलीकांड में करीब 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और काफी लोग घायल हुए। तो ऐसे में इतना बड़ा संघर्ष, युवाओं का संघर्ष देश में खड़ा हो गया। खैर उसके बाद में वहां पर पूर्व CJI कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाई गई और जन आंदोलनकारियों से बात की गई और अगले 6 महीने में सरकार के लिए चुनाव कराए जाने की व्यवस्था की गई। तो ये एक तरह की हमारे देश के लिए भी सूचनाएं थी, जिनको सरकार को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए था, लेकिन सरकार उसको नकारात्मक रूप में ले रही है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फिलहाल इन जन विद्रोह को देखते हुए भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह मंत्रालय के अंदर अंतर्गत आने वाले BPRND मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विभाग है, उसको आदेश दिया है कि 1974 के बाद के जितने भी आंदोलन हैं उनकी स्टडी की जाए, उनके लिए फंडिंग कहां से हुई, किस समाज के लोग, कौन से लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया और उसका परिणाम क्या हुआ और उनको रोकने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जुटाने का और उसमें कुछ SOP तैयार करने का आदेश गृह मंत्री ने दिया है। अब इसमें ठीक है, खैर देश की व्यवस्था चलाने के लिए ये स्टडी होती रहती है, करनी भी चाहिए। धार्मिक जुलूस होते हैं उनमें भगदड़ होती है, उनके लिए भी गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उनकी व्यवस्था तो कर होनी चाहिए और उनका अध्ययन पहले जरूरी है। लेकिन उन सूचनाओं का अगर सकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाए तो उसमें जो भाई भतीजावाद है, जो नेपाल में जितनी चीज़ें हैं वो हमारे भारत देश में भी हैं। वहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नेपाल की कि वहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मतलब ब्राह्मण जो है वहाँ जिन्हें बाहुन कहा जाता है वो करीब 12% के करीब देश की जनसंख्या में हैं, और दूसरे क्षत्रिय जिन्हें वहाँ क्षेत्रीय कहा जाता है वो वहाँ 16% के करीब है। इस तरीके से 28-29% लोग ही वहाँ की शासन व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं, जिसके लिए जनता में असंतोष था और वो एक जन विद्रोह के रूप में बाहर आया। तो उसी तरीके की हमारे यहाँ भारत में भी व्यवस्था वही बनी हुई है। नेपाल में जैसे
सत्ता में बैठे लोगों के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं विदेशों में जाके, वो वीडियो डालते हैं और देश की जनता को चिढ़ाते हैं एक तरह से। तो वही माहौल तो यहाँ है। भाई भतीजावाद इतना है, वो सबके सामने है। और आर्थिक असमानता, किसी आदमी का पेट भरने के लिए भी उसके पास व्यवस्था नहीं है। और जो सत्ता में बैठे और सत्ता में बैठे लोगों के नजदीकी लोग हैं, वो अपार धन संपत्ति अपने पास लिए हुए हैं और वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था को ठीक और दुरुस्त करने के लिए अध्ययन किए जाने थे। उनको अध्ययन करके उनको खत्म करने की जरूरत देश को है। तो काम वहां किया जाना चाहिए कि इस तरीके की भावना ही लोगों के अंदर ना आए। हालांकि ये चीजें पहले से थी, लेकिन एक दबे सुर में होती थी या ये चीजें छिपा कर होती थी। अब पहले ये जो देश की संपत्ति को, धन संपत्ति पर कब्जा किए हुए, वो लोग शो कम करते थे, या एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया नहीं था और मुख्य जो मीडिया है वो दिखाता नहीं था, तो इसलिए जनता को पता नहीं लग पाता था और शासन व्यवस्था जैसी भी थी वो चलती रही, यहाँ भी और नेपाल में भी। लेकिन अब सोशल मीडिया है, तकरीबन बातें बाहर आती हैं, और जब बाहर ऐसी बातें आती हैं, नेपोटिज्म, गृह मंत्री अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनका फायदा उठाती है उनका बेटा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2 लाइन हिंदी की नहीं बोल सकता, वो कितनी अच्छी और ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाता है, जिसको देश की गरिमा से कोई मतलब नहीं है। अब जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं और युद्ध भी हो चुका है, ऐसे में वो पाकिस्तान के साथ ही क्रिकेट मैच भी खिलाता है। या दूसरी तरफ अजीत डोभाल का बेटा अमेरिका में हमारे आर्थिक मामलों के वो देख रहा है। या अंबानी अपने बेटे की शादी करता है तो कितना धन लगाता है और देश विदेश के कितने उनको मतलब शो इतना करता है कि वो जैसे इस धरती से नहीं किसी और ही कोई एक आदमी है। तो इस तरीके के हालातों को देखते हुए देश की जनता या आम आदमी के अंदर एक ऐसी भावना पैदा होती है कि हमारे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, स्कूल अस्पतालों का भट्टा बैठा हुआ है, अस्पताल में दवाई लेने जाओगे तो वहां तरह तरह की दिक्कतें आएंगी और यहां तक कि दवाई मिलेगी ही नहीं। स्कूल में अगर सरकारी स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ाने भेजोगे तो वहां पढ़ाई होगी नहीं, मास्टरों को या टीचर्स को पढ़ाई के अलावा अन्य कामों में लगाए रखेंगे। तो ऐसी व्यवस्था में जनता के अंदर सत्ताधारियों के प्रति विश्वास कम होना लाजमी है, और ऐसे में सत्ताधारियों को इन रिपोर्ट्स पर सकारात्मक रूप से सोचने की जरूरत है और इन चीजों का हल करने की जरूरत है। गडकरी का बेटा, गडकरी के 2 बेटे, गडकरी वो देश में एथेनॉल का इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट करता है और उनके बेटे उसमें माल कमाते हैं। तो अब ये जनता देखती है और उस पर सोचती है और उस पर प्रतिक्रिया भी देती है। तो ऐसे में सरकार को इन पर सकारात्मक रूप से सोचने और इनके हल के लिए इंतजाम करने की जरूरत है। और वो दूसरी बातें अलग हैं कि इन आंदोलनों को रोका कैसे जाए। तो आंदोलन से तो जो सत्ताधारी लोग अब बैठे हुए हैं वो भी आंदोलन से ही आए थे। आंदोलनों का कितना असर उनको मिला, कितना फायदा उन्हें मिला, तो अब वो आंदोलनों को क्यों रोकना चाहते हैं? अगर आंदोलन को रोकना चाहते हैं तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? लोकतंत्र यही तो है कि जब कोई आदमी कुछ महसूस करता है तो उसके लिए वो आंदोलन कर सकता है, फ्री एक्सप्रेशन, अपनी बात रख सकता है। आजकल का माहौल ऐसा है कि अगर आपने कोई बात कह दी और सत्ताधारियों को अच्छी नहीं लगी तो आप देशद्रोही हो गए। तो इन चीजों को छोड़ के एक सकारात्मक रूप से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इन भेदभावों को दूर करना चाहिए, जिससे कि आपका लोकप्रिय शासन स्थापित हो सके। अब हो क्या रहा है, लोकप्रिय तो वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन मीडिया पर कब्जा करके मीडिया से गुणगान करवाना कि जमीन पर कुछ और है लेकिन मीडिया कुछ और गा रहा है। हालांकि ये चीजें लोकतंत्र की नहीं है। लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र न्यायालय जरूरी है। जबकि आज की सत्ता ने स्वतंत्र मीडिया को समाप्त करके अपना मीडिया और एक लोया केस, जस्टिस लोया केस बताया जाता है, उसमें ऐसा डर का माहौल
मीडिया रिपोर्ट्स में आता है, कई बार मजाक होती है, जज किसी केस से अपने आप को अचानक अलग कर लेते हैं, तो उसमें जस्टिस लोया का उदाहरण दिया जाता है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इन पर रोकथाम लगनी चाहिए और देश को शांति व्यवस्था के साथ में चलाने के उपाय लगातार सत्ता को करने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।